धन्यवाद मान्यवर। मैं सरकार की द्वितीय अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ। आज सदन से हमारे विपक्ष के तमाम साथी नदारद हैं। निश्चित रूप से अगर आज वो सदन में होते तो उनकी कारगुजारियों के, उनके कारनामों के कुछ सवाल उन तक भी पहुंचते और उन सवालों की चुभन से बचने के लिए शायद वो सदन छोड़कर चले गए। मान्यवर, माननीय विधायक लंबोदर जी ने अपना संबोधन किया। लंबोदर जी संयोग से सभावेश के ऐसे हिस्से में बैठते हैं कि कुछ हिस्सा उधर है और कुछ हिस्सा इधर है। सरकार आपके द्वार की सराहना भी करते हैं और यह सवाल भी करते हैं कि सरकार ये अनुदान की मांगे क्यों लेकर आई। अपने वक्तव्य में उन्होंने स्वयं से कहा कि सरकार आपके द्वार की आबवा आवास की योजना बड़ी महत्वपूर्ण है। सरकार को अनुदान की मांगों को मानने की जरूरत पड़ती क्यों है, ये निश्चित रूप से 3 बातों में उन्होंने कहा और साथ में यह भी उन्होंने कहा कि किसी नई योजना का प्रारंभ, सरकार की जिन नई योजनाओं का प्रारंभ पिछले मॉनसून सत्र और इसके बीच में हुआ है, निश्चित रूप से सरकार को उसके लिए अनुदान मांगे माननी पड़ेंगी। आज यह अनुपूरक बजट, इसमें बजट में जिन विभागों में राशि की मांग की गई है, अगर गंभीरता पूर्वक हमारे विद्वान साथी उसको ही देख लेते तो शायद इनको यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मान्यवर, ग्रामीण कार्य विभाग में हम लोगों ने 1413 करोड़ रुपए की अनुदान मांगी है। पेयजल और स्वच्छता विभाग में 1403 करोड़ है। माननीय ग्रामीण विकास विभाग में मान्यवर हम लोगों ने 1099 करोड़ मांगा है। नगर विकास में 618 करोड़, अल्पसंख्यक कल्याण में 515 करोड़, खाद्य सार्वजनिक वितरण में 528 करोड़, ऊर्जा विभाग में हम लोगों ने 474 करोड़ मांगा है मान्यवर। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में 109 करोड़ है और महिला बाल विकास, सरकार आपके द्वार 2.0 की सबसे फ्लैगशिप योजना सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के परिचालन के लिए सरकार ने 490 करोड़ रुपए की अनुदान की मांगी है। मान्यवर, यह सवाल हमेशा उठता है, विपक्ष के तरफ से ये बातें हमेशा आती हैं कि अनुदान की मांगों की आवश्यकता क्या है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य और अफसोस के साथ यह कहने की जरूरत पड़ती है मान्यवर कि इस राज्य का बकाया जो लगभग 1,36,000 करोड़ हमारा केंद्र के पास है, राज्य के हित में उस बकाये को केंद्र से दिलवाने के लिए कभी भी हमारे विपक्षी सदस्यों के तरफ से राज्य हित में आवाज नहीं उठाई जाती है। जब माननीय मुख्यमंत्री इस सवाल को खड़ा करते हैं तो कोई केंद्रीय मंत्री आकर 200 करोड़ रुपया देकर चले जाता है। ऐसा लगता है कि ये 200 करोड़ रुपया इस राज्य को उसका हक नहीं मिल रहा है, ये उस राज्य को भीख मिल रही है। हमारा बकाया 1,36,000 करोड़ का और केंद्र सरकार से हमें मिलता है 200 करोड़ रुपया। आप जानते हैं कि आज आबू आवास की योजना जिसके बारे में हमारे विद्वान साथी जिक्र कर रहे थे, उनके आंकड़े शायद अपने जिलों के होंगे। मैं पूरे राज्य के आंकड़े के आधार पर यह कह सकता हूं कि लगभग 20 लाख आबू आवास के आवेदन हमारे सरकार आपके द्वार के शिविरों में आ चुके हैं। मान्यवर, यह भी जानने की जरूरत है कि जनता को अचानक इन बातों की जरूरत क्यों पड़ी। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि 2011 के सेंसस के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के 8.5 लाख आवासों का आवंटन झारखंड को नहीं मिला। 2021 के बाद से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के नाम पर कोई राशि आवंटित नहीं की है। मान्यवर, ये झारखंड के प्रति केंद्र सरकार का सौतेला रवैया है, सौतेला व्यवहार है और इस सौतेले व्यवहार से अपने नागरिकों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 8 लाख आबुआ आवास 3 वर्षों के दरमियान बनाने का लक्ष्य रखा है। मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री और अपने वित्त मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री का इस बात के लिए आभारी हूं कि 16,380 करोड़ रुपए की राशि
इन 8 लाख आवासों को बनाने के लिए राज्य सरकार अपने खाते से दे रही है, जिसमें एक भी पैसा केंद्र अंश नहीं है। ये सारा का सारा आगुआ आवास जो 2 लाख रुपए का बनेगा, जिसमें 3 कमरे होंगे, और वो आवास ग्रामीण क्षेत्रों में अलग दिखेगा कि प्रधानमंत्री आवास 2 कमरों का था और आबुआ आवास 3 कमरों का होगा, और हम लोग 2 लाख रुपए की राशि देने जा रहे हैं। मान्यवर, सराहना इस बात की होनी चाहिए थी, हमारे भाई लंबोदर जी चले गए, सराहना इस बात की होनी चाहिए थी, जिन सवालों को लेकर लंबोदर जी ने अपना वक्तव्य दिया, उन सवालों में दूसरे नंबर का सवाल था कि 1932 का खतियान कहां है। 1932 का खतियान जब इस विधानसभा ने पारित करके भेजा था, तो राजभवन जाकर क्यों अटका, ये पूछने का साहस आजसू पार्टी के नेताओं को भी नहीं है। इसलिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू होकर ये चल रहे हैं, इनकी भी रीति नीति वही है। 32 के खतियान पर बड़े खुले दिल से समर्थन की बात करने वाले लोग क्यों नहीं इस सवाल को पूछते हैं कि बगैर संदेश के राजभवन से वो सरकार को क्यों वापस गया, और यदि संदेश के साथ आया है तो आप यकीन जानिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र टीवी में इस वक्तव्य को देख रहे होंगे कि कल वह दिन होगा जब झारखंड की जनता यह देखेगी कि 1932 के आधार पर नियोजन नीति के प्रस्ताव पर सदन में जब बिल पेश होगा, तो आप किसकी तरफ हो, झारखंडियों की तरफ हो कि आप उन लोगों की तरफ हो जो खतियान का विरोध करते हैं। कल वो दिन ऐतिहासिक होगा और ये बिल आएगा और इनके चेहरे पर जो नकाब है वो नकाब भी उतरेगा मान्यवर। और हम लोग जो 32 की बात करके आए थे, हम लोग 32 की बात पर कायम है मान्यवर, और हम लोग वही करेंगे जो हमारा एजेंडा है, जो हमारी विचारधारा है, जो हमारे लोगों का हमारे प्रति कमिटमेंट है। तो मान्यवर, 27% आरक्षण की बात लंबोदर जी ने कही, कहां जाकर अटका है, जरा सा अगर प्रयास कर लेते तो राजभवन पहुंचकर पता लग जाता। आज ये कहते हैं कि बिहार में 75% लागू हो गया। बिहार में 75% लागू इसलिए हो गया कि बिहार के राजनीतिक हितों के लिए बिहार के राजनीतिक दल पक्ष विपक्ष में रहते हुए भी एकजुट, एक पैर पर खड़े रहते हैं। हम लोगों ने जिन प्रस्तावों को किया मान्यवर, पिछले दरवाजे से उन नीतियों को रद्द कराने की साजिश भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोगों ने की। आज उन्होंने कहा कि किसी ने चुनौती नहीं दी, लेकिन यह राज्य इस बात का गवाह है कि सरकार की नियोजन नीति को चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक नेता को खड़ा करके इस नियोजन नीति को रद्द कराया। यही दुर्भाग्य हम लोगों का है कि हमारा जो विपक्ष है उसको सिर्फ राजनीतिक हित देखते हैं, राजनीतिक लाभ देखते हैं, राज्य की जनता के हितों से उसको कोई सरोकार नहीं है। मान्यवर, बकाया का मामला हो, पीएम आवास का मामला हो, कभी इनके मुंह से यह आवाज नहीं निकलती है कि चलिए हम लोग भी केंद्र सरकार के पास चलते हैं और राज्य हित में इन विषयों को हम अपने मंत्रियों के समक्ष रखकर उनसे यह अनुरोध करेंगे कि झारखंड को उसका हक और हिस्सा मिलना चाहिए। 2022 में झारखंड का हिस्सा काटकर उत्तर प्रदेश सरकार को 1,44,000 पीएम आवास दिए गए हैं। मान्यवर, बकायदा अखबारों में छपा हुआ है, बकायदा ये खबरें कहती हैं यूपी को मिला 1,44,000 पीएम आवास का अतिरिक्त कोटा। सीएम योगी बोले ये पीएम का यूपी के प्रति स्नेह है। यूपी के प्रति तो उनका स्नेह था मान्यवर, झारखंड की जनता के प्रति उनका दुराव क्यों है? क्या झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन की सरकार बनाई इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि झारखंड की जनता भी उनकी दुश्मन है? आज जिन सवालों को लेकर प्रथम पाली में हंगामा हुआ मान्यवर, वो तमाम उलझे हुए विषय इन लोगों ने ही क्रिएट किए। सहायक पुलिस बनाया, सहायक पुलिस की नियुक्ति के जो नियमावली थी उसमें लिख दिया कि 10,000 रुपया से ज्यादा नहीं होगा, कोई वेतन 10,000 मानदेय के अतिरिक्त कोई भत्ता अनुमान्य नहीं है। साथ में लिख दिया कि 3 वर्ष की सेवा संपुष्टि होकर 5 वर्ष जाएगी। और जब सहायक पुलिस धरने पर बैठे तो ही भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके आंसू पोंछने के लिए घड़ियालू आंसू बहाने लगे। आज संसदीय कार्य मंत्री ने बिल्कुल सही कहा मान्यवर, पंचायत स्वयं सेवक के मामले पिछली सरकार की देन है। जब 2021 से पीएम आवास का पैसा नहीं आ रहा है तो उनको इंसेंटिव कौन देगा मान्यवर? हमारी पोषण सखी बहनें सड़क पर परेशान हैं,
केंद्र सरकार ने उस योजना को समाप्त कर दिया। कहां से आएगा मान्यवर? रसोईया के मामलों का हम लोगों ने समाधान किया मान्यवर। 3,000 रुपया प्रति माह उसको मानदेय देने का प्रस्ताव है। इस 3,000 के मानदेय में मान्यवर केंद्रांश 600 रुपए है, राज्यांश 2400 रुपए। हर एक योजना में जिस तरीके से केंद्र के का झारखंड के साथ सौतेलापन दोहराव दिखता है, निश्चित रूप से ये बहुत सोचने वाला विषय है। और हमें बड़ी अफसोस इस बात का है कि हमारा विपक्ष झारखंड के जनहित के मुद्दों पर कभी एक पैर पे खड़ा नहीं होता है। मान्यवर, ये आज सदन में नहीं है, अगर होते तो निश्चित रूप से वित्तीय कुप्रबंधन की बातों पर सरकार को घेरने का प्रयास करते। मान्यवर, अखबार में छपी खबरें हैं 13 दिसंबर की, झारखंड ने शिक्षा के अपने बजट में बढ़ोतरी की है। मान्यवर, पूरे देश में झारखंड शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी करने वाला इकलौता राज्य है। ये वो दिन नहीं है मान्यवर कि जब हम अपने स्कूलों का मर्जर करते थे। ये वो दिन है कि हम अपने नागरिकों को उसके घरों तक शिक्षा कितने नजदीक में पहुंचे, यह करने का हम लोग प्रयास करते हैं। मान्यवर, ये लोग वित्तीय कुप्रबंधन की बात करते हैं और अखबार की छपी खबरें यह बताती हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे वित्त मंत्री के नेतृत्व में झारखंड पूरे देश का इकलौता ऐसा राज्य है जिस राज्य ने अपने कर्जों को कम कराया है। ये चीजें इनको नहीं दिखती हैं मान्यवर कि झारखंड पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपने 5 सालों में राज्यों की 47% कमाई बढ़ी, कर 77% बढ़ गया। झारखंड इकलौता जिसने अपना घाटा कम किया। मान्यवर, यह घाटा कम किया हम लोगों ने अपने वित्तीय सुप्रबंधन से। आज हमारे मूल बजट का आकार बड़ा है। मूल बजट के आकार के बड़े होने के बाद हमारी प्राप्तियां भी हैं मान्यवर, और हम खर्च भी कर रहे हैं। और हम खर्च किन विषयों पर कर रहे हैं वो भी आपके देखने और समझने की चीज है मान्यवर। मैंने शुरू में पढ़ा था कि ग्रामीण कार्य विभाग में हम लोगों ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ सुदृढ़ीकरण के लिए 1413 करोड़ रुपया, 15,000 किलोमीटर सड़कें हमें सुदृढ़ करने का हमारा लक्ष्य है। आबुआ आवास का इस वित्तीय वर्ष का लक्ष्य 2 लाख का है मान्यवर, उसके लिए हम लोगों ने पैसा दिया। हमारे 7 जिले डीवीसी के ब्लैकमेलिंग के शिकार हैं मान्यवर। वहां की संचरण लाइनों के लिए 474 करोड़ रुपया ऊर्जा विभाग के माध्यम से दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि एक संतुलित बजट है और इस बजट में अनुदान उतना ही मांगा गया है जितना सरकार के लिए बहुत जरूरी था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मान्यवर कि झारखंड ने लोक कल्याणकारी योजनाओं में अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति को सबल बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान की पहली सर्वजन पेंशन योजना शुरू की है। सरकार आपके द्वार में हम लोग जाते हैं, अब पंचायतों में 5-7 आवेदन आते हैं, वो भी इस बात का जिनकी उम्र पूरी हुई है। और मान्यवर, सरकार की इस नीति के चलते सर्वजन पेंशन योजना का जब स्वीकृति पत्र हम लोग उसको देते हैं तो उन बूढ़ी आंखों की चमक ये बताती है कि उसका आशीर्वाद हेमंत सोरेन और इस सरकार के साथ है। ये महत्वपूर्ण बात है। जब हम लोग जाते हैं और बच्चियों से पूछते हैं कि तुम कौन क्लास में पढ़ती हो, और जब वो कहती है कि 8वीं में 9वीं में, और हम जब पूछते हैं कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का आच्छादन है कि नहीं, 100% बच्चियां ये कहती हैं कि हाँ, उन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है। मान्यवर, राज्य की 9 लाख बच्चियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है और निरंतरता के साथ ये योजना जमीन पर उतर रही है। ये तमाम बातें आज जिस आबुआ आवास की बात हम कर रहे हैं मान्यवर, 2 लाख इस वर्ष के कोटे में ऑन एन एवरेज 70 आवास प्रति पंचायत जाएंगे। 4200 पंचायतें हमारी हैं पूरे स्टेट में। 70 से 80 आवास बनेंगे और वो आवास बनकर बाकी लोगों की आंखों में उम्मीद की वो चमक पैदा करेंगे कि पीएम आवास तो नहीं मिला, लेकिन हेमंत सोरेन ने आबुआ आवास देकर उनके घरों पर पक्की छत होने का जो सपना था उस सपना को पूरा किया। ये तमाम चीजें चलती रहेंगी। और सबसे मजेदार, पिछले 2 दिनों से हमारे विपक्ष के साथियों का एक गजब का आचरण चल रहा है। कभी वो ईडी की बात करते हैं, कभी वो इनकम टैक्स की बात करते हैं, कभी वो धीरज साहू प्रकरण की बात करने लगते हैं, कभी सदन के वेल में आके यह कहते हैं
कि उसको गिरफ्तार करो तो क्या राज्य सरकार का काम है? मान्यवर, मुद्दा विहीन यह विपक्ष सरकार के इन योजनाओं से घबराया हुआ है और इसको यह लग रहा है कि अगर इस सरकार को अस्थिर और डिस्टर्ब करने की कोशिश हमने नहीं की तो 24 में भी उनकी वही जगह सुनिश्चित रहेगी। इसलिए येन केन प्रकरण जनता के मुद्दों से संबंधित बातों को छोड़कर बेवजह के मुद्दे लाते हैं और जिन मुद्दों के चलते यह कामकाज प्रभावित होता है। मान्यवर, आप देख रहे हैं, मुझको भी मालूम है मेरा समय हो गया है, बस अंतिम चंद पंक्तियां आपके माध्यम से हमारे सदन नेता के लिए। मान्यवर, यह जो 4 वर्षों की परिस्थितियां चली, इन 4 वर्षों में यह राज्य कैसे चला, कोरोना से उबर कर राज्य ने जब विकास की गति पकड़ी तो किस तरीके से सरकार को गिराने में, लोकप्रिय सरकार को गिराने की कोशिशें हुई, साजिशें हुई, ये तमाम चीजें इस झारखंड की जनता ने देखी है और ये झारखंड की प्रबुद्ध जनता इन बातों को बड़ी गंभीरता और बारीकी से देख रही है। आपके माध्यम से मैं अपने सदन नेता को कुछ पंक्तियां पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वो तुमको खौफ दिलाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में राजन हैं इतने, राजन सर रॉबर डाकू, इस राह में राजन हैं इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और यहां तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा।